टाइगर और जवाना दोनों एक रिहाइशगाह के कमरे में बैठे हुए थे। ये रिहाइशगाह लोसानो में टाइगर ने एक टिप के जरिए हासिल की थी। इस रिहाइशगाह में कार भी मौजूद थी। टाइगर डायरी पढ़ने में मसरूफ था। ये वो डायरी थी जो वो कर्नल जेम्स के हेडक्वार्टर के सेफ से उठा लाया था। इसमें क्या लिखा गया है कि तुम मुसलसल इसे पढ़ रहे हो, हमें अब बैठ नहीं जाना, आगे बढ़ना है। जवाना ने कहा, यहाँ लोसानो में एक मीटिंग हाउस है जिसमें लॉर्ड्स के बड़ों की मीटिंग होती है। कर्नल जेम्स ने डायरी में लिखा है कि आमतौर पर यहाँ चीफ रॉबर्ट और बोर्ड ऑफ गवर्नर के अरकान और कभी कभार लॉर्ड हॉटमैन शिरकत करते हैं और ये मीटिंग हर माह की 8 तारीख को लाजमन होती है, जबकि स्पेशल मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं। टाइगर ने कहा, तो फिर? जवाना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे टाइगर की बात समझ न आई हो। हमें चेक करना चाहिए कि मीटिंग कब है। कम से कम ऊंचे दर्जे के चंद लोगों को तो उड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। टाइगर ने कहा, क्या उस जगह का एड्रेस डायरी में लिखा हुआ है? जवाना ने कहा, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस जगह की अहमियत की वजह से कोड इस्तेमाल किया गया है। टाइगर ने कहा, क्या कोड है? जवाना ने चौंक कर पूछा। डायरी में लिखा हुआ है कि मीटिंग हाउस, आगे लिखा है कि बच्चा आदमी का बाप है। टाइगर ने कहा, ये क्या कोड है? जवाना ने चौंक कर पूछा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ये ग्रेट लैंड की जुबान के एक मारूफ शायर की नज़म है जिसका उन्वान यही है। इसका मतलब था कि बच्चा हर बुराई से पाक होता है, जबकि आदमी हर गुनाह करने पर तैयार रहता है, इसलिए बच्चा आदमी से भी ज्यादा बड़ा है। टाइगर ने कहा तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। अब इस कोड को कौन पढ़ेगा? जवाना ने कहा, मैंने पढ़ भी लिया है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ लिया है? क्या है? जवाना ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि चर्च के 7 बच्चों का स्कूल है और मीटिंग हॉल भी उसकी किसी साइट पर है। इस जगह का नाम ह्यूमन राइट्स हो सकता है। टाइगर ने मतलब बताते हुए कहा, ये तुमने कैसे बना लिया? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। जवाना ने कहा, फादर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और चर्च में ही फादर होते हैं, और बच्चे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसलिए या तो वहाँ बच्चों का स्कूल है या मैटरनिटी होम है जहाँ बच्चों की पैदाइश होती है और आदमी का ह्यूमन कहा जाता है। और इन दिनों ह्यूमन राइट्स का बेहद चर्चा है, इसलिए साथ ही कोई बिल्डिंग होगी या ह्यूमन राइट्स का दफ्तर होगा। इस तरह इस फिक्रे में मौजूद 3 लफ्ज बच्चा, फादर और आदमी एडजस्ट हो जाते हैं। टाइगर ने तफसील बताई तो जवाना उसे इस तरह देखने लगा जैसे उसे कोई अनोखी चीज नजर आ रही हो। क्या हुआ? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई मास्टर के शागिर्द बनने के लायक हो। कमाल है, लगता है कि ये 2 लफ्जों में लिखा हुआ कोड तुमने ही बनाया हो। जवाना ने कहा, यह तो मेरा अंदाजा है, मौके पर जाकर पता चलेगा कि मेरा अंदाजा दुरुस्त भी है या नहीं। टाइगर ने कहा, लेकिन 8 तारीख तो अभी दूर है और उनकी मीटिंग ना होगी तो वो वहाँ इकट्ठे क्यों होंगे? जवाना ने कहा, ना भी हो, हम वहाँ की तलाशी लेंगे। लॉर्ड्स के उन बड़ों के बारे में शायद मालूमात मिल जाए कि वो कहाँ रहते हैं, फिर हम वहाँ अटैक करेंगे। टाइगर ने कहा, पहले उनके अपने बारे में तो इत्तला होनी चाहिए कि बड़े हैं कौन। जवाना ने कहा, कर्नल जेम्स की डायरी में उनके नाम लिखे हुए हैं। रॉबर्ट और लॉर्ड हॉटमैन। कर्नल जेम्स का चीफ रॉबर्ट है, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान हैं और फिर तंजीम लॉर्ड्स का चेयरमैन लॉर्ड हॉटमैन है। और एक अहम बात मजीद भी लिखी हुई है कि लॉर्ड हॉटमैन ने लॉर्ड्स के सब बड़ों को वार्निंग दी हुई है कि अगर 1 माह के अंदर बॉस इमरान को हलाक ना किया गया तो इन बड़ों को गोली मार दी जाएगी। और इसी वजह से बॉस इमरान पर भी खौफनाक कातिलाना हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, मिस जूलिया पर हमला हुआ। इसलिए इस लॉर्ड का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है और इससे नीचे जो लोग हैं उनके चीफ्स का खात्मा भी बेहद ज़रूरी है। इस तरह लॉर्ड्स, जो इस वक्त यहूदियों की फर्स्ट क्लास तंजीम बनी हुई है, मफलूज होकर रह जाएगी और यकीनन टूट-फूट का शिकार होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा, क्या ये सब चीफ्स, सुपर चीफ और लॉर्ड्स यहाँ लोसानो में रहते हैं? जवाना ने पूछा, नहीं, यहाँ तो सिर्फ कर्नल जेम्स रहता था। डायरी से पता चला है कि रॉबर्ट इसराइल की मगरबी सरहद पर वाक़ एक छोटे टाउन रॉगर में रहता है और लॉर्ड इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में रहता है। अलबत्ता वो वहाँ कम रहता है, ज़्यादा अरसा वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। टाइगर ने कहा, फिर तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। जवाना ने कहा, तो क्या हुआ, हमने बहरहाल अपना मिशन मुकम्मल करना है, चाहे हमें दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्यों ना जाना पड़े। टाइगर ने कहा, ठीक है फिर चलो, यहाँ बैठे रहने से तो मालूमात नहीं मिल सकती। जवाना ने कहा, हाँ चलो।
टाइगर ने कहा और फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसका मैगजीन चेक करके उसने उसे वापस जेब में डाल लिया। जवाना ने भी उसकी पैरवी की और मशीन पिस्टल को चेक किया ताकि ऐन वक्त पर धोखा न दे जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कुछ देर बाद उनकी कार एक बुक स्टॉल पर पहुंचकर रुक गई और फिर इससे पहले कि जवाना कार रोकने के बारे में पूछता, टाइगर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आकर कार में बैठ गया। उसके हाथ में एक रोलशुदा नक्शा था। ये लोसानो का नक्शा है, टाइगर ने कहा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हाँ, वाकई इसकी जरूरत थी, जवाना ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। टाइगर ने थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कार को एक साइड पर बनी हुई पार्किंग में मोड़ दिया और पार्किंग में रोककर उसने नक्शा उठाया और उसे सामने डैशबोर्ड पर फैला लिया। इसमें क्या ढूंढोगे, सड़कें या होटल, जवाना ने कहा। मैंने बुक स्टॉल पर मौजूद बॉय से ह्यूमन राइट्स के ऑफिस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह ऑफिस ब्लू लाइन रोड पर है। अब मैं इस नक्शे से ब्लू लाइन रोड तलाश करूंगा और फिर ये देखूंगा कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद है। इसके बाद यहाँ से ब्लू लाइन रोड तक पहुँचने के रास्ते ट्रेस करूंगा, टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा और फिर नक्शे पर झुक गया। काफी देर तक नक्शे को गौर से देखने के बाद उसने जेब से बॉल पेन निकालकर नक्शे पर निशानात लगाना शुरू कर दिए। फिर इन निशानात को गौर से देखकर टाइगर ने नक्शा तय करके जेब में रखा और फिर कार स्टार्ट करके वो पब्लिक पार्किंग से उसे निकालकर बाहर सड़क पर ले आया और फिर उसने दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर कार डाल दी। फिर तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसने कार एक और पब्लिक पार्किंग में रोक दी। आओ, हम ह्यूमन राइट्स के ऑफिस तक पहुंच गए हैं, अब मजीद कोड चेक कर ले, टाइगर ने कहा। तो जवाना ने भी इस्बात में सर हिलाया और फिर कार से नीचे उतर आया। टाइगर ने कार लॉक की और फिर वो दोनों ही पैदल सड़क की तरफ चल पड़े। सामने ही एक 10 मंजिला इमारत मौजूद थी जिस पर ह्यूमन राइट्स का जहाजी साइज का बोर्ड दूर से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। यहाँ आसपास कोई चर्च तो नजर नहीं आ रहा, जवाना ने कहा। हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़कर इस बिल्डिंग के उकब में भी चेक करना होगा, टाइगर ने जवाब दिया और फिर वो दोनों साइड रोड पर आगे बढ़ गए। लेकिन उकब में कोई चर्च ना था। फिर अचानक टाइगर चौंक पड़ा क्योंकि एक साइड पर एक बड़ा अहाता था जिसमें इमारत भी बनी हुई थी। इस अहाते के सुतून पर फादर हाउस की प्लेट मौजूद थी। अहाते का फाटक बंद था। मैंने चर्च के फादर की बात की थी, यहाँ इमारत का नाम फादर हाउस मौजूद है। बहरहाल ये दोनों कोड तो सामने आ गए, अब बच्चे वाले कोड को चेक करना होगा, टाइगर ने कहा और फिर वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते रहे। अचानक जवाना रुक गया। उसकी नजरें एक शोरूम पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ सिर्फ बच्चों के इस्तेमाल की चीजें फरोख्त की जाती हैं। ये देखो, ये बच्चों की चीजें फरोख्त करने वाला शोरूम है, जवाना ने इशारा करते हुए कहा। ओह हाँ, इसका मतलब है कि हमारी डिकोडिंग 2 लफ्जों तक तो दुरुस्त ना थी, लेकिन हम बहरहाल दुरुस्त जगह पर पहुंच गए हैं, टाइगर ने कहा। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि लॉर्ड्स का अड्डा कहाँ है, जवाना ने कहा। डायरी में दर्ज है कि मीटिंग हॉल तहखाने में है, जबकि रूम्स इस तहखाने के ऊपर बने हुए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये फादर हाउस ही ऐसी इमारत हो सकती है, हमें इसको चेक करना होगा, टाइगर ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि 8 तारीख के अलावा वो यहाँ आते ही ना हो, जवाना ने कहा। अंदर जाकर ही मालूम हो सकेगा, फिर देखेंगे, टाइगर ने कहा। तो जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। आओ, इसकी दाएं तरफ गली है, वहां से अंदर कूदना पड़ेगा, टाइगर ने कहा और फिर वो उस अहाते की उस साइड पर चल पड़ा जहां एक तंग सी गली थी। वो जब वहां पहुंचे तो वहां बाकायदा कूड़ा क्रिकेट जमा करने वाला पॉइंट था। वहां 4 बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे जिनमें कूड़ा क्रिकेट भरा हुआ था। आओ, टाइगर ने कहा और उछलकर वो ड्रम पर चढ़ा और फिर दीवार पर चढ़कर वो आहिस्ता से अंदर कूद गया। उसके पीछे जवाना भी तेजी से अंदर कूद गया। टाइगर की निस्बत जवाना के कूदने से खासा गूंजदार धमाका हुआ, इसलिए दोनों कुछ देर तक वहीं रुके रहे। लेकिन जब कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आया तो वो दोनों इमारत की साइड पर मौजूद खुली जगह पर चलते हुए फ्रंट की तरफ पहुंच गए, लेकिन वहां भी खामोशी तारी थी। फिर वो इमारत की साइड दीवार के साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर बरामदे में पहुंच गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि इमारत खाली है, लेकिन उसी लम्हे वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े जब उन्हें कुछ फासले पर मौजूद एक कमरे में फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। इसका मतलब था कि इस कमरे में लोग मौजूद हैं। वो मोहतात हो गए, लेकिन दीवार के साथ साथ चलते हुए उस कमरे तक पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी। यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी, वही आवाज सुनाई थी।
जो उन्होंने पहले सुनी थी। यस सर, लॉर्ड साहब के लिए खुसूसी शराब काफी मिकदार में मौजूद है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। रात 10 बजे मैं मुकम्मल तौर पर तैयार रहूंगा और साइंसी हिफाजती सिस्टम भी ऑन कर दिया जाएगा। वही आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर के रिडल पर रखे जाने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद कुछ देर तक खामोशी तारी रही। वो दोनों दीवार के साथ पुष्ट लगाए खड़े रहे। कुछ देर बाद एक बार फिर उसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वो शायद फोन पर बात कर रहा था। स्टागर बोल रहा हूँ रेमंड, मीटिंग हाउस से। और सुनो, आज रात 10 बजे स्पेशल मीटिंग हो रही है और चीफ रॉबर्ट, बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन लॉर्ड साहब आ रहे हैं। इसलिए अभी लॉर्ड साहब के सेक्रेटरी रिचर्ड ने फ़ोन किया है कि तुम्हें बता दूं, तुमने 10 बजे से पहले पूरे मीटिंग हाउस को साइंसी हिफाजती इंतजाम से कवर करना है ताकि मीटिंग के दौरान मक्खी भी अंदर दाखिल ना हो सके। स्टागर ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर खामोशी तारी हो गई। ओके, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुमने खुद हिफाजती इंतजाम चेक करके ऑन करने हैं, वरना अगर लॉर्ड साहब नाराज हो गए तो फिर तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। ओके, गुड बाय, स्टागर ने कहा और फिर रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद दरवाजे से एक वर्जिशी जिस्म का आदमी बाहर आया। फिर इससे पहले कि वो संभलता, टाइगर उस पर झपट पड़ा और वो आदमी चीखता हुआ फिजा में उड़ता हुआ और कलाबाजी खाकर एक धमाके से फर्श पर गिरा और उसका जिस्म इस तरह ऐंठने लगा जैसे उसे बैक वक्त कोई दोनों तरफ से खींच रहा हो। टाइगर आगे बढ़कर उस पर झुका और एक हाथ उसके सर पर और दूसरा कंधे पर रखकर उसने मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उसका ऐंठता हुआ जिस्म ढीला पड़ गया, जबकि जवाना इस दौरान अंदर कमरे में राउंड लगा आया था। पूरी इमारत को चेक करना होगा, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर उन दोनों ने पूरी इमारत को खंगाल लिया, लेकिन वहां उस स्टागर के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था और स्टागर की बातें सुनकर उन्हें मालूम हो गया था कि आज रात 10 बजे उनके मतलूबा तमाम आदमी यहाँ आ रहे हैं और आज स्पेशल मीटिंग है। लेकिन स्टागर ने फ़ोन पर जो गुफ्तगू की थी उसके मुताबिक यहाँ पर खुसूसी साइंसी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। टाइगर, मेरा ख्याल है कि हम अंदर किसी कमरे में छुप जाएं और जब ये सब लोग आ जाए तो उन सबका खात्मा करते, जवाना ने हल पेश करते हुए कहा। जब यहाँ चप्पे चप्पे पर हिफाजती इंतजाम ऑन हो जाएंगे तो हम उनसे किसी सूरत बच नहीं सकेंगे, टाइगर ने कहा। फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये कुदरती तौर पर हो रहा है कि ये लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जवाना ने कहा। मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि हम तहखाने में फ्लैश 01 छुपा दें, फिर बाहर से ऑपरेट करके उसे ऑन कर दिया जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा, टाइगर ने कहा। अब मार्केट से फ्लैश 01 ले आने का वक्त तो नहीं रहा, जवाना ने कहा। कार में न सिर्फ फ्लैश 01 मौजूद है बल्कि उसकी ऑपरेटिंग डिवाइस भी मौजूद है, जिसके जरिए हम बाहर बैठकर उन्हें देख और सुन भी लेंगे और फिर सिर्फ एक बटन दबाकर हम तमाम हिफाजती इंतजामात को भी ज़ीरो कर देंगे और फिर वहां जाकर हम उन सबका खात्मा करके एक लिहाज से लॉर्ड्स को दफन कर देंगे, टाइगर ने कहा। तुम्हें क्या पहले से मालूम था कि यहाँ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, जवाना ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं ले आता हूँ ताकि उसे मुनासिब जगह पर एडजस्ट किया जा सके, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ा। इस आदमी स्टागर का क्या होगा, जवाना ने कहा। हम यहाँ से वापस जाते हुए इसे होश में ले आएंगे, लेकिन खुद उसके सामने ना आएंगे, इसलिए ये आने वालों को कुछ ना बता सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इस किस्म की तंजीमें ऐसे लोगों को गोली मार देती है, इसलिए ये अपने बेहोश होने को ओपन ना करेगा, टाइगर ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। सफदर अपने साथियों समेत एक मोटर लॉन्च में सवार तेजी से कासान आइलैंड की उगवी तरफ जा रहा था, जहां वो इमारत थी जिसके नीचे लेबोरेटरी बनाई गई थी। मोटर लॉन्च चलाने की जिम्मेदारी कैप्टन शकील की थी, जबकि तनवीर, सालेहा और सफदर तीनों वहीं अरशे पर कुर्सियां रखे बैठे हुए थे। वो ये मोटर लॉन्च एल्सान बंदरगाह से कैश गारंटी देकर ले आए थे और सफदर ने मार्केट से 100 पावर सिग्नल्स का हामिल रिमोट कंट्रोलर खरीद लिया था और इसके साथ ही यूनिवर्सल चार्जर भी हासिल कर लिया गया था। इसके बाद जिस तरह इमरान ने बताया था वैसे ही रिमोट कंट्रोलर को 200 पावर सिग्नल्स का बना लिया था, इसलिए वो सब मुतमईन थे कि अब उन्हें इमरजेंसी वे खोलने में कोई परेशानी ना होगी। सफदर साहब, आपने अकेले जाकर इस लेबोरेटरी की रेकी की थी, लेकिन इसकी तफसील आपने नहीं बताई, सालेहा ने कहा। मैंने बताया तो था कि उगवी तरफ तो इमारत की दीवारें हैं, अलबत्ता कासान जजीरे का उस तरफ का साहिल बेहद कटा फटा है, जिसमें छोटी बड़ी बेशुमार गारें हैं। मैंने रात को एक राउंड लगाया था,
इसलिए मैं बावजूद ख्वाहिश के इस गार को तलाश न कर सका जिसमें इमरजेंसी रास्ता बनाया गया होगा। सफदर ने कहा, फिर तो आपकी रेकी नाकाम हो गई, अब फिर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। सालेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि उगबी तरफ जजीरा किस किस्म का है और इमारतों की आखिरी हद कहाँ तक है, और वो मैंने देख ली है। सफदर ने कहा, अब तो हम रात को ही वहां पहुंचेंगे और फिर कैसे मिशन मुकम्मल होगा। सालेहा ने कहा, वो शायद इंटरव्यू लेने पर तुल गई थी, अब सिर्फ इमरजेंसी वे को तलाश करके उसे खोलकर अंदर ऑपरेशन करना है। सफदर ने कहा, और इस बार सालेहा ने अज़बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे के मुसलसल सफर के बाद उन्हें दूर से कासवान जजीरा नजर आने लग गया, लेकिन उसका ये उगबी हिस्सा था। सफदर और उसके साथी घूमकर उसकी उगबी तरफ पहुंच रहे थे। तुम तीनों नीचे कमरे में पहुंच जाओ ताकि अगर कहीं से चेकिंग भी हो रही हो तो अकेला मैं ही नजर आऊं, कैप्टन शकील ने कहा, और सफदर और उसके साथी अर्शे से उठकर कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां उतरते हुए नीचे कमरे में पहुंच गए। सफदर साहब, फार्मूला भी तो वापस लेना है, सालेहा ने एक बार फिर सफदर से सवाल करते हुए कहा। तुम आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, और वो भी सफदर के साथ, कोई खास वजह? तनवीर ने कहा तो सफदर तो मुस्कुरा दिया, जबकि सालेहा बेख्तियार हंस पड़ी। क्यों ना पूछूं, सफदर साहब हमारे लीडर हैं, हमारे जहन में जो सवाल उभरेंगे वो तो पूछने ही होते हैं। सालेहा ने हंसते हुए कहा, जवाब तो तुम्हारा ठीक है, जब इमरान लीडर होता है तो सफदर भी तुम्हारी तरह सवालात करके इमरान की तो नहीं मेरे नाक में दम कर देता है। तनवीर ने कहा तो सालेहा और सफदर दोनों हंस पड़े। तुमने फार्मूले के बारे में पूछा है तो इस फार्मूले के हुसूल के लिए तो सारा खेल खेला जा रहा है, वो तो बहरहाल वापस लेना होगा। सफदर ने कहा, लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि हमारा मतलूबा फार्मूला कौन सा है? वहां न जाने कितने फार्मूले मौजूद हों। सालेहा ने कहा, मुझे चीफ एक्सटू ने सरदावर के पास जाने की हिदायत की थी ताकि वो मुझे इस फार्मूले की शिनाख्त के बारे में समझा सके। उन्होंने वाकई मुझे इस बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं साइंसदान ना होने के बावजूद उसे आसानी से शिनाख्त कर सकता हूँ। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, और एक बार फिर सालेहा ने इस अंदाज में सर हिला दिया जिससे वो मुतमईन हो गई हो। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद लॉन्च की रफ्तार आहिस्ता होने लगी तो सब समझ गए कि वो जजीरे की उगबी तरफ से उसके करीब पहुंच गए हैं, और अब चूंकि सामने एक वसी व अरीज इमारत होगी इसलिए अब उन्हें कहीं से चेक न किया जा सकता था। इसलिए वो तीनों वापस अर्शे पर पहुंच गए। जजीरे का उगबी हिस्सा वाकई करीब आ गया था। बाएं तरफ एक ऊंची दीवार थी और कुछ न था। कैप्टन शकील ने लॉन्च को जजीरे के बिल्कुल करीब लाकर रोक दिया, और फिर उस लॉन्च को उसने साहिल के एक बड़े पत्थर से बांध दिया ताकि वापसी पर उससे इस्तेफादा किया जा सके। जजीरे का साहिल वाकई कटापटा था। सबसे पहले सफदर ने लॉन्च से साहिल पर कदम रखा, और फिर एक एक करके उसके बाकी साथी भी जजीरे के उस कटे-पटे हिस्से पर पहुंच गए। ये तो वाकई बेहद कटापटा साहिल है, लेकिन यहाँ तो हजारों छोटी बड़ी कारें होंगी, इमरजेंसी वे को कैसे ट्रेस किया जाएगा? तनवीर ने कहा, ओह हाँ, इस नुक्ते पर तो मैंने सोचा ही नहीं, वेरी बैड। सालेहा ने कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस कार को ट्रेस करने का एक तरीका है कि नक्शे में इमरजेंसी वे के बैरूनी दहाने का कटाव इस अंदाज का है कि उस कटाव को देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शेर मुंह फाड़े बैठा हो। सफदर ने कहा तो सब चौंक पड़े। चलो कुछ आसानी तो हुई, लेकिन चेकिंग दाएं तरफ की जाएगी या बाएं तरफ? सालेहा ने कहा, नहीं, दोनों तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नक्शे के मुताबिक यह इमरजेंसी वे दाएं हाथ पर है, इसलिए हम उस तरफ ही जाएंगे। सफदर ने कहा तो इस बार भी सालेहा ने अज़बात में सर हिला दिया। अब पोजीशन ये थी कि पेंसिल टॉर्च की रोशनी में वो सब दाएं तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इधर चूंकि दूर तक सिर्फ समंदर ही था जिसमें इस वक्त कोई जहाज या लॉन्च वगैरह भी मौजूद न थी, और ऊंची दीवार की वजह से कहीं से भी चेकिंग न की जा सकती थी, इसलिए वो सब पेंसिल टॉर्च की रोशनी में न सिर्फ रास्ते को चेक कर रहे थे बल्कि साइड पर मौजूद कारों के दहानों को भी चेक कर रहे थे। और फिर कुछ देर बाद जब अचानक सालेहा ने रोशनी कारों पर डाली तो वो बेख्तियार उछल पड़ी, क्योंकि सामने ही वो कार थी जिसका दहाना मुंह फाड़े शेर जैसा था। यहाँ है, सालेहा ने तेज लहजे में कहा तो सफदर और साथियों की गर्दनें भी उधर को मुड़ गई और सबके चेहरे उस निशानी को देखकर खिल उठे। हाँ, ये वाकई वही निशानी है, आओ, सफदर ने कहा, और फिर उसने उस कार के दहाने में कदम रख दिया। पेंसिल टॉर्च की तेज रोशनी में वो आगे बढ़ा चला जा रहा था। गार का अंदरूनी हिस्सा खासा साफ था, कोई गंदगी या किसी जानवर के ढांचे वगैरह नजर न आ रहे थे। लेकिन फिर गार आगे जाकर मुड़ गई
और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो यकलक सामने एक बड़ी सी चट्टान आ गई और ये चट्टान कुदरती थी। सफदर के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। बाकी साथियों का भी यही हाल था। ये क्या हुआ? ये दीवार तो नहीं है बल्कि कुदरती चट्टान है। इसका मतलब है कि हम गलत कार में दाखिल हो गए हैं। लेकिन नक्शे पर जो निशानी थी वो तो यही थी। ये सब आखिर क्या गोरख धंधा है? सफदर ने परेशान होते हुए कहा। हो सकता है कि इसे बनाया ही इस अंदाज में गया हो कि इधर से दीवार की बजाय कुदरती चट्टान दिखाई दे ताकि लोग डॉज खा जाएं। कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है, तो उस पर पावर सिग्नल्स रिमोट कंट्रोलर को इस्तेमाल करके देखते हैं, सफदर ने कहा। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वाकई ये दीवार है और हट जाती है तो हमारा किसी से भी टकराव हो सकता है, सालिया ने कहा। मैंने और अंदाज में सोचा है कि इतनी बड़ी लेबोरेटरी में हो सकता है कि अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी हों और हमें अचानक घेर कर ख़त्म भी किया जा सकता है। इसलिए मैं इंतहाई जोर असर बेहोश कर देने वाली गैस ले आया हूँ। ये दीवार अगर हटती है तो मैं गैस अंदर फायर कर दूंगा और हम खुद सांस रोक लेंगे, सफदर ने कहा।